हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हम अध्ययन कर रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय का, जिसमें हमने जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो पूरा कर लिया था। उसके जो 3 अध्याय थे वो हमने पूरे कर लिए थे। अब बारी आती है अपने केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर है उनकी, और उसमें ही सबसे पहला अध्याय है अपना अध्याय नंबर 1 या लेसन नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये अपना चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं वो हम समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले अपन को क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। फिर अपन को रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे है, तो रासायनिक अभिकरण को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। इन समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमको पढ़ना है कि इन विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये मुख्यतः हमको इस अध्याय में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले है अभिक्रिया। अभिक्रिया होता क्या है, मतलब कुछ भी करना क्या होता है अभिक्रिया। जैसे आपने क्या किया, कागज को जला लिया, तो ये भी क्या होगी, एक अभिक्रिया हो गई। आपने क्या किया कि पानी के अंदर रंग डाल दिया, ये भी क्या होगी, एक अभिक्रिया हो गई। तो मुख्य रूप से जो अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। पहला है भौतिक अभिक्रियाएं, और दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया। जो भौतिक अभिक्रिया है उनका विस्तार से अध्ययन अपने कक्षा में 9 में किया होगा, और आज कक्षा 10 में हमको पढ़ना है किसको, रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं वगैरह जो चेंज होती है, वो वापस पदार्थ क्या करता है, उसी अवस्था में वापस आ जाता है। ताप है, दाब है, उसमें परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था वापस ग्रहण कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्या है, जैसे हमारे पास होता है जल। इस जल को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये जल की अवस्था पहले कैसी थी, द्रव अवस्था थी या लिक्विड अवस्था थी। उसके बाद ये कैसी अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। लेकिन हमने क्या किया, बर्फ को वापस गर्म किया। बर्फ को क्या किया, वापस गर्म किया। तो बर्फ को वापस गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वापस जल में बदल जाएगा। उसी प्रकार जल को अगर हम गर्म करें, जल को ज़्यादा या 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके क्वथनांक पर गर्म करेंगे तो ये कैसी अवस्था में बन जाएगा, वाष्प अवस्था में आ जाएगा। लेकिन वापस वाष्प को अपन ठंडा करेंगे, किस में आ जाएगा, ये जल। तो भौतिक अभिक्रिया में तो क्या होगा कि पदार्थ की जो अवस्था बदलती है, वापस पदार्थ क्या ताप दाब उसमें परिवर्तन करेंगे तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि पदार्थ ने अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया तो भौतिक विधियों के द्वारा, भौतिक विधियां क्या होती है, भौतिक विधियों के द्वारा, भौतिक विधियां क्या होती है, जैसे गर्म करना, ठंडा करना, ऊर्ध्वपातन। ये सभी हमने क्या पढ़ी थी, भौतिक विद्या पढ़ी थी कक्षा 9 में। ऊर्ध्वपातन करना, संघनन, ये सारे क्या है, भौतिक विद्या। इन भौतिक विधियों के माध्यम से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ वापस अपनी पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता है। रासायनिक विधियों द्वारा आ सकता है, लेकिन भौतिक विधियों के माध्यम से पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था वापस प्राप्त नहीं कर सकता। वही होती है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो भौतिक अवस्था में तो क्या होता है, पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था वापस प्राप्त कर सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था वापस ग्रहण नहीं कर सकता है। किन विधियों के माध्यम से, भौतिक विधियों के माध्यम से नहीं कर सकता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें मुख्यतः 2 चीजें होती है। एक होती है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, लेकिन कभी आप घर पे आपने रासायनिक अभिक्रिया की है,
मैं कहूँगा कि आप हर रोज़ घर पे रासायनिक अभिक्रिया करते रहते हैं। जैसे कि आप घर पे खाना बनाते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपने क्या किया, अब कागज़ का उदाहरण मानते हैं। कागज़ को अपन ने क्या कर दिया, फाड़ दिया, कागज़ को फाड़ दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, भौतिक होगी या रासायनिक होगी? तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमने कागज को सिर्फ फाड़ा है, उसके कागज के जो मूल गुणधर्म है वो यहाँ पर नहीं बदले। कागज है तो कागज ही, लेकिन हम क्या करेंगे, कागज को अगर जला लें, क्या करेंगे, कागज को जला लेंगे तो क्या होगा कि कागज जलेगा, उसमें से क्या निकलेगी, गैसें वगैरह निकलेगी, उसका कागज का जो अवस्था थी वो परिवर्तन होकर राख में परिवर्तन हो जाएगा। अब राख से वापस कागज बनाना है तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो अपन किसी भी चीज़ को जलाते हैं या दहन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। आप घर पे लकड़ी को जलाते हैं, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब आप घर पे मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, सॉरी, इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होगी और भौतिक अभिक्रिया भी होगी। कैसे कि मोमबत्ती पिघलेगी तो मोम क्या होगा, मोम ठोस अवस्था में था, किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। कौन सी अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि वापस वो मोम ठंडा होगा तो वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। और उसके ऊपर जो लौ जली उसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में एक तो हमको पढ़ना है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, पूरा एक नए गुणों वाला पदार्थ बन जाएगा। जैसे कागज था, कागज को अपन ने फाड़ा लेकिन कागज के गुण सेम ही रहे, लेकिन कागज को हमने क्या कर दिया, जब उसको जला दिया तो जलने पर क्या बन गई, राख, और उसके सारे गुणधर्म क्या है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजों को पढ़ना है, एक है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब घर पर अपनी मम्मी रोज रासायनिक अभिक्रिया करती है, कैसे कि वो क्या करेगी कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली चीजें देखो, अभिकारक। तो अभिकारक किसको बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। और दूसरा है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब अपनी मम्मी घर पर रासायनिक अभिक्रिया कैसे करती है कि जब मम्मी घर से सब्जी मार्केट से क्या लेके आती है, सारी सब्जियां लेके आती, फिर उसमें क्या क्या डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, पानी डाल दिया, तो ये सारे है सब जो चीज़ें सब्जी बनाने में लगी वो तो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अपन लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। उसके बाद हमने क्या दी, सब्जी को गर्म किया या उष्मा दी, उसके बाद अंतिम रूप से सारे क्या मिक्स सब्जी बन गई। अब उसके गुण पूरे भिन्न है, सारे सब्जियों के मिक्स है। अब वापस सब्जी से वापस अपन को पूरे व्यंजन बनाना तो बनेगा नहीं बनेगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और उसमें देखो सबसे पहले ये क्या आ गई, ये भी अभिकारक है, मसाले डाले ये भी अभिकारक है, उसमें अपन और पानी डाल दो ये भी अभिकारक है। फिर इसको गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, और उसके बाद क्या बन गई, ये टेस्टी सी सब्जी बन गई। तो लास्ट में अपन को उत्पाद के रूप में क्या मिला, सब्जी मिली। तो अभिकारक कौन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, और अंतिम रूप से जो चीजें बनती है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, तथा उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। जिस प्रकार से सब्जी को अपन यहाँ पर हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भी जो उष्मा वगैरह होती है उनको तीर के ऊपर लिखते हैं अपन। ये हो गया। तो आगे आपको यहाँ पर समझ में क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अंतिम रूप से बना पदार्थ है वही क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। अब है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है, तो अपन डेली लाइफ में देखो, भोजन को पाचन, भोजन का पाचन, अपन ने क्या किया था, खाने को खाया था, खाने को खाने के बाद वो कहाँ पर गया, अपने पेट में उसका पाचन हो गया। अब उस पाचन से वापस क्या करना है, खाना बनाना बनेगा नहीं बनेगा। उसकी अवस्था में भी क्या हो गया, परिवर्तन। उसमें से क्या अपन ने खाना खाया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, किसका निर्माण हो गया, ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो भोजन का पाचन कैसा है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद श्वसन लेना, क्या करना, सांस लेना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने ऑक्सीजन ली थी, ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास गई, उसने ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया की, फिर ऊर्जा को मुक्त किया और क्या बना दी, CO2। और O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, O2 और CO2 इन दोनों के गुण क्या है, भिन्न भिन्न है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, श्वसन।
उसके बाद है लोहे पर जंग लगना। अपने घर पर क्या होती है, साइकिल वगैरह होती है जो पुरानी पड़ी हुई होती है, उनका रंग कैसा होता है, पहले पहले एकदम चमकदार वगैरह होता है, फिर उनको बार पड़ी रहती है, बहुत लंबे समय तक उस पर पानी वगैरह गिरता है, उसके बाद वायु के संपर्क में आने पर उस पर क्या लग जाता है, जंग। और जंग, जो जंग ऊपर लगा हुआ होता है वो और लोहा दोनों क्या है, पूरे अलग अलग। अब जंग से वापस लोहा बनाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो लोहे पर जो जंग लगना है वो भी क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब मैग्नीशियम फीते का जलना, वो भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम में उसका एक ऐसा रिबिन आता है, उसको अपन जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम क्या है, Mg, और उसको अपन किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जलाएंगे। तो किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन। क्या देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन देना पड़ती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम बनाना है, वापस रिबिन बनाना है, तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना, घर पर क्या करते हैं, अपने पास दही होता है, दही में क्या करते, थोड़ी सी छाछ या दही में दूध होता है, दूध में क्या करते हैं, थोड़ा सा दही या छाछ मिलाते हैं, पूरी रात भर पड़े रहने देते हैं। फिर उसमें क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो क्या करेंगे, दूध को दही में बना देंगे। अब वापस दही को दूध बनाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो दही का बनना भी क्या हो जाएगा, अपना रासायनिक अभिक्रिया। तो उदाहरण क्या है, भोजन का पचना, दैनिक जीवन में श्वसन है, उसके बाद मैग्नीशियम रिबिन का जलना है, उसके बाद मैग्नीशियम फीते का जलना है, फिर दही का बनना और लोहे पर जंग लगना। ये सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या क्या परिवर्तित होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले थी अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या है कि उसकी अवस्था में या तो परिवर्तन होगा। उसके बाद रंग में परिवर्तन, रंग भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर गैस का उत्सर्जन, कागज को अपने जलाया, उसका रंग कैसा था, पहले व्हाइट वगैरह कैसा भी होता है, जलने के बाद कैसी हो जाती है, सब राख, तो रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद तापमान में, टेम्परेचर में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर गैस का उत्सर्जन, कागज को जलाएंगे उसमें से गैसें वगैरह, धुआं वगैरह निकलेगी तो गैस का उत्सर्जन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो आपको ये चार याद रखने हैं। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होगा। ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। अब है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक जो परिवर्तन है, अब उसको प्रदर्शित किसके माध्यम से करेंगे, रासायनिक समीकरण। अब देखो क्या होता है रासायनिक समीकरण। अब एक तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में, छोटे से रूप में बताने के लिए अपन क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने वो मम्मी ने सब्जी बनाई थी, सब्जी में क्या डाला, अपन यहाँ पर लिख देंगे कि सब्जी में आलू डाले, प्याज डाले, तेल डाला, मसाले डाले, ये सारे लिख दिए, प्लस इसमें पानी डाला, गैस पर गर्म किया, फिर क्या बन गई, सब्जी बन गई। अब ये रासायनिक अभिक्रिया को अपन कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, मम्मी ने आलू लाया, प्याज लाया, सबको काटा, उसके बाद उसके अंदर पानी मिलाया, उसके बाद उसको गर्म किया और सब्जी बन गई। इतनी लंबी बात अपन को बोलनी पड़ेगी। अब इसी लंबी बात को छोटे से शब्दों में मैंने क्या लिख दिया, आलू प्याज तेल प्लस पानी गैस पर गर्म किया, सब्जी बन गई। ये शॉर्ट में अपन ने लिख दिया। तो इसमें क्या है, शब्द है, सारे क्या है, शब्द। तो ये तो बन गया शब्द समीकरण। कैसा है, शब्द वाला समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या होता है, लंबा चौड़ा रूप होता है, उसको छोटे से रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अब इस छोटी सी बात को छोटे से में लिख लिया अपने, तो ये क्या हो गया, शब्द समीकरण। इसमें किसका उपयोग किया गया है, शब्दों का। लेकिन और छोटा, इनको भी और छोटे प्रतीक रूप में, इन शब्दों का क्या करूं मैं, छोटे छोटे प्रतीक या सिंबल बना लूं। जैसे आलू को मैं ए लिख दूं, प्याज को मैं पी लिख दूं, तेल को टी लिख दूं और मसाले को एम, ये सारे मैंने मिला लिए। वाटर को मैंने डब्ल्यू लिख दिया और गर्म कर रहे तो हीट लिख देता हूँ एच, और क्या बन गई, सब्जी, तो वेजिटेबल। तो इन सबको मैंने क्या किया, प्रतीक रूप में लिख दिया। तो ये सारे क्या हो गया, और छोटा समीकरण, और छोटा हो गया। तो रासायनिक समीकरण, ये तो हो गया सब समीकरण, और इसको क्या हो गया, प्रतीक समीकरण, इसमें प्रतीक शब्दों का। तो ये अंतिम रूप से क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से प्रतीकों के रूप में लिखना कि क्या होगा कि वो छोटे से सुस्पष्ट तरीके से अपन को दिख जाए। अब इन रासायनिक समीकरण जो अपन रियल में लिखते हैं उसमें क्या हो, ये तो मैं तुमको एग्जांपल दे रहा था, लेकिन रियल में लिखते तो जैसे मैंने क्या लिख दिया कि जल का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलती है, और किसका निर्माण कर देते हैं,
जल का निर्माण कर देती। तो ये देखो अभिकारक क्या हो जाएंगी, और यहाँ पर मैं लिखता अगर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस जल, ऐसे लिखता ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन साथ में गैस भी लिखता है यहाँ पर कि ये दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में गैस, और फिर क्या बनेगा जल, ठीक है, जल लिक्विड अवस्था में। तो ये सारे ऐसे पूरा मैं लिखता, तो ये तो क्या हो जाएगा सब समीकरण, और इनको प्रतीक के रूप में ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण पूरा हो गया। अब इनकी अवस्थाओं को दर्शाना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस अवस्था में, यहाँ पर जी, ये जी, और इन दो, इस तीर का निशान क्या है, ये अभिक्रिया कर रही है, और जल लिक्विड अवस्था में हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लंबे चौड़े रूप को छोटे से या संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जो क्या करे, पूरी अभिक्रिया को अपने सरल छोटे से रूप में पूरा प्रदर्शित करेगी। उस इतने से शब्द में अपन को सब समझ में आया कि पूरी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किसके माध्यम से करेंगे, रासायनिक समीकरणों के माध्यम से। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरणों द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, किसके, तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था, कैसी भौतिक अवस्था, गैस अवस्था में है तो गैस जी से प्रदर्शित करेंगे, ठोस अवस्था में तो सॉलिड अवस्था एस से, उसके बाद लिक्विड अवस्था में तो एल से इसको डिनोट करेंगे। तो भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे कि ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये देखो, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर जैसे इसने क्या लिया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इन सबको मिला के क्या बना, रासायनिक समीकरण Zn। ये तो क्या है इसका सब समीकरण। देखो यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, इनको रासायनिक अभिक्रिया करवाइए, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये तो कैसा है, शब्द समीकरण, कैसा है, शब्द समीकरण है। और उसके बाद रासायनिक समीकरण में बदलेंगे इसको, तो कैसे होगा, जिंक तत्व है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Zn, तो ये लिखे जिंक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, ये लिख दिया अपन ने H2SO4। अब अभिक्रिया हो रही है तो तीर का निशान ये प्रदर्शित कर दिया। अंतिम रूप से क्या बना, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय ये इस एक तरफ लिखेंगे क्या, अभिकारक, इस तरफ लिखेंगे अभिकारक, और तीर का निशान बीच में अभिक्रिया हो रही है ये प्रदर्शित करेगा। बाद में क्या बनेंगे, उत्पाद, ठीक है। अब इस तीर के ऊपर अपन क्या लिख सकते हैं, ताप है, अगर इसको उष्मा वगैरह दी है, किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया है तो उनको लिखेंगे। दाब वगैरह है, इनको कहाँ पर लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जो उत्प्रेरक कुछ एंजाइम वगैरह हो सकती है या कुछ पदार्थ को अपन ले सकते हैं जो क्या रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने में या शुरू करने में सहायता करते हैं, जो खुद तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। तो रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, एक तरफ अभिकारक एक तरफ उत्पाद आ जाएंगे, बीच में क्या आएगा, तीर का निशान, इसके ऊपर ताप, उत्प्रेरक, दाब वगैरह तीर के ऊपर आएंगे। उसके साथ साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे ये जिंक है तो ये कैसे, सॉलिड अवस्था में एस लिख देंगे। H2SO4 कैसे है, एक्वस विलियन के रूप में, फिर ZnSO4 और H2 क्या हो जाएगी, गैस। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था भी इसके साथ साथ लिखनी है। तो ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को अपन ने पढ़ लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में क्या हो गई, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों के उत्पादों को रासायनिक सूत्र या उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। फिर पदार्थ की ताप, दाब, ये सारी अवस्था है वो किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तीर के ऊपर अपन इनको लिख के निरूपित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये आपने यहाँ पर समझा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित, क्या करना है, संतुलित करना है। और इस संतुलित करने की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी कि जैसे कि ये अपन मान लेते हैं H2 + O2, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाया क्या बन गया, जल। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित। असंतुलित इसको किस लिए बोलेंगे, क्यों बोलेंगे असंतुलित, क्योंकि यहाँ पर देखो इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इस साइड
हाइड्रोजन तो कितनी है 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो अभिकारकों में जो परमाणुओं की तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, समान, तभी वो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। और संतुलित करने की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी भले रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें न तो किसी तत्व या परमाणु का क्या होगा, निर्माण होगा, और न ही उसका अंत होगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम न तो किसी तत्व या परमाणु को पैदा कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है। और यही इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमको क्या करना है, समीकरणों को संतुलित करना सीखना है, और वही अब हम सीखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, द्रव्यमान को न तो निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, मतलब अभिक्रिया नहीं हो उससे पहले, अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद में उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण संतुलित करेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, और इसके चरण क्या क्या होते हैं वो हमको आपको बताएंगे। सबसे पहला चरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है। तो क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे सारे सभी सूत्रों को लिख के। उसके बाद क्या बोला है इसने कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने हैं यहाँ पर परमाणु की संख्या, वो अपन को नोट करना है। उसके बाद तीसरा बोला है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। संतुलित करने के बाद सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था भी अपन को लिखनी है। उसके बाद कुछ आवश्यक परिस्थिति में जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब इसने जो जो कहा वो हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन एक अभिक्रिया लेते हैं, यही वाले ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये लिया, इससे क्या बना है, जल। ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया। इसमें ये क्या हो गई, अभिकारक, क्या हो गई, अभिकारक, और ये हो गए उत्पाद। अब सबसे पहला इसने क्या बोला था भाई साहब ने अपन को कि क्या करना है, इन सबको रासायनिक सूत्रों को एक बॉक्स में बंद कर लेना है। ये पहला चरण, सबको बॉक्स के अंदर अपन ने क्या कर दिया, बंद। अब ये अकेला अकेला प्रत्येक एक अकेले की बात ही व्यवहार करेगा। अब इन सब के जो तत्व हैं इनके परमाणु की संख्या लिख देंगे। तो पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। इसमें सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 1। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या करना है, अपन को तत्वों के परमाणु की संख्या को समान करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, भाई ये तो सही है एकदम, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 1। अब मुझको क्या करना है, कुछ ऐसा करूँ कि क्या हो जाए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाए, 2 हो जाए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, इसकी जगह पर कितने हो जाए, 2 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको क्या कर दूंगा, किससे गुणा करूँ कि ये यहाँ पर 2 बन जाए। तो मैं इसको यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ। कितने से गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा। अब गुणा करने के बाद देखो कितने होते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे सॉरी, हाइड्रोजन 2 से गुणा इस पूरे के साथ होगा, जो बॉक्स में बना हुआ है उसके अंदर जो जो मटेरियल है उसके पूरे के साथ गुणा होगा। तो 2 का 2 से गुणा हुआ, कितने हो गए, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 1 का 2 से गुणा हो गया, कितने हो गए, 2।
तो हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2। ऑक्सीजन तो अपने 2 कर लिए, लेकिन गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2। अब वापस अपन इसको संतुलित करेंगे, तो क्या करें, इस साइड वाले भाग में मैं वापस किससे गुणा कर दूं, इस हाइड्रोजन वाले भाग को, इस भाग को पूरा किससे गुणा कर दूं, 2 से क्या कर दूं, गुणा। इसको क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो हो गए 4, और ऑक्सीजन कितनी थी, ऑक्सीजन तो अकेला है, प्लस का निशान आ गया मतलब दोनों सेपरेट हो गए, तो ऑक्सीजन तो कितने, 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। अब जिससे गुणा किया है वो अपन को इसके आगे लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने किससे गुणा किया था, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 से, कितने से, 2 से, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने किससे गुणा किया था, यहाँ पर देखो इस वाले ऑक्सीजन को किसी से गुणा नहीं किया, लेकिन इस हाइड्रोजन को 2 से गुणा किया है, तो इसके आगे लिख दो 2। तो ये क्या हो गई, अभिक्रिया पूरी संतुलित हो गई। इसी प्रकार ये अपने जो आगे वाली इस उदाहरण में दी हुई ये उत्पाद बना। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, ये बना लो बॉक्स। एफ यहाँ पर कितने हैं, 1, कितना है 1। यहाँ पर वापस बनाओ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, फिर एफ कितने हैं यहाँ पर 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, प्लस का निशान आ गया, वापस एक बॉक्स बनेगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, कितने हैं 2, ये अपन को बॉक्स में बना लिया। अब यहाँ पर देखो एफ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 3, तो क्या करेंगे कि एफ को यहाँ पर अपन को 3 करना है, तो किससे गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर दिया 3। दूसरा है ऑक्सीजन, यहाँ पर कितनी है 4, और इस साइड में पूरे में ऑक्सीजन कितनी है 1, तो क्या करेंगे इस वाले भाग को किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। अब ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, एफ 3 है इस साइड में, एफ भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, गुणा करेंगे 3 से तो एफ 3 हो जाएंगे। अब बचा कौन, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 8, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2, तो इसको 8 करना है, किससे गुणा कर देंगे 4 से, किससे 4 से, तो 4 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो गए 8। अब देखो यहाँ पर एफ 3 है यहाँ पर, तो इस साइड भी एफ कितने हो जाएंगे 3, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर भी कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है 8, तो यहाँ पर भी कितनी है हाइड्रोजन 8। तो अब जिससे गुणा किया है वो अपन आगे इनके लिख देंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को अपन ने किससे गुणा किया है 4 से, 4 लिख दो। यहाँ पर अपन ने किससे गुणा किया है, किसी से गुणा नहीं किया तो कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हमने किससे गुणा किया है 4 से, तो 4 लिख दो। यहाँ पर हमने किससे गुणा किया है 3 से, तो 3 लिख दो। इस प्रकार से ये क्या होगी, पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो ये ऐसे चरणबद्ध करते हुए यहाँ पर देखो एफ के आगे कितने लग गए 3, हाइड्रोजन के आगे कितने लग गए 4, उसके बाद Fe3O4 के आगे कुछ नहीं, और हाइड्रोजन के आगे 4 लग गए। इस प्रकार से क्या होगी, अभिक्रिया सारी संतुलित होगी। और चट्टे में क्या करना है अपन, इस तीर के ऊपर अगर ताप का दाब है, किसी उत्प्रेरक है, तो इनको इस तीर के ऊपर लिखना है। उसके बाद पदार्थ की अवस्था है, अगर ये जैसे Fe किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो इसके आगे क्या लिखेंगे सॉलिड अवस्था S। उसके बाद H2 क्या है, जल या जलीय विलयन है, लिक्विड अवस्था में, तो इसकी एक्वस है। उसके बाद गैसीय अवस्था में है, तो ये भी वापस क्या है ठोस अवस्था में S लिख देंगे। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में G लिख देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। उसके बाद बाकी जो अभिक्रिया है हम जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तब आपको संतुलित करके बताएंगे। तो इसी के साथ अपने जो ये रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट है उसका आधा चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और इन अभिक्रियाओं के प्रकार में हम भिन्न भिन्न अभिक्रिया, जैसे सबसे पहले है संयोजन है, उसके बाद है वियोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, अपचयन है, उपचयन है, रेडॉक्स है, इन सारी अभिक्रियाओं को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।